हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारी चैनल एडुकॉर्नर स्टडी में स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए निम्न में से किस देश के लिए रवाना हो गए हैं? तो इसका आंसर है रूस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस के लिए रवाना हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा 3 दिन का होगा। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह की यह जून के बाद मॉस्को की दूसरी यात्रा होगी। उन्होंने 24 जून को मॉस्को में विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। विजय दिवस परेड का आयोजन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की 75वीं वर्षगांठ पर किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाल लिया है? तो इसका आंसर है राजीव कुमार। भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्हें अशोक लवासा के स्थान पर चुनाव आयुक्त बनाया गया है। लवासा एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। राजीव कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनधन योजना और मुद्रा ऋण योजना जैसी प्रमुख योजनाओं में अहम भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने समूह ग की नौकरियों में निम्न में से कितने नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 20 नए खेल। केंद्र सरकार ने समूह ग की सीधी भर्ती के लिए 43 खेलों की सूची में 20 नए खेल शामिल किए हैं। इनमें मलखम्ब, रग्बी, रस्साकशी, बेसबॉल, बास्केटबॉल, पैरालंपिक व पैरा एशियाइड खेल शामिल हैं। यह आदेश कार्मिक मंत्रालय ने जारी किया है। इससे पहले केंद्र की लिस्ट में क्रिकेट, बैडमिंटन और बॉक्सिंग समेत कुल 43 खेल शामिल थे। सीधी भर्ती में इन 63 खेल के उन प्लेयर्स को फायदा मिलेगा जो राज्य या देश के लिए नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई है? इसका आंसर है महाकालेश्वर मंदिर। सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन में स्थित प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग में हो रहे क्षरण को रोकने के लिए कई निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश में श्रद्धालुओं द्वारा शिवलिंग पर घी, बूरा आदि सामग्री नहीं मलना भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं द्वारा शिवलिंग पर दही, घी और शहद मलने से भी क्षरण होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्राचीन मंदिर में स्थित शिवलिंग के संक्षरण के लिए अनेक निर्देश दिए और मंदिर समिति को बेहतर तरीके से इस पर अमल करने का निर्देश दिया। अगला प्रश्न है, विश्व नारियल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है 2 सितंबर। विश्व नारियल दिवस प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को मनाया जाता है। नारियल दिवस के दिन नारियल से बनी विभिन्न वस्तुओं की प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं। नारियल एक ऐसा फल है जिसके प्रत्येक भाग का हम तरह तरह से उपयोग करते हैं। नारियल दिवस नारियल की महत्ता को रेखांकित करता है। नारियल हर तरह से हमारे लिए उपयोगी है। नारियल की खेती हमारे देश में लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में जीएसटी का कितना संग्रह किया गया है? तो इसका आंसर है 86,449 करोड़ रुपए। तो वित्त मंत्रालय ने कहा कि सकल माल एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह अगस्त महीने में 86,449 करोड़ रुपए रहा। यह लगातार दूसरा महीना है जब जीएसटी संग्रह कम हुआ है। इससे पहले जुलाई में यह 87,422 रुपये था। सालाना आधार पर जीएसटी संग्रह 12% कम रहा। पिछले साल इसी महीने में माल एवं सेवा कर संग्रह जीएसटी 98,202 करोड़ रुपए था। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की किस राजनीतिक को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है लीसा सिंह। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की राजनीतिक लीसा सिंह को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है। विदेश मंत्री मैरिस पायने के मुताबिक बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया काउंसिल में 3 नई नियुक्तियां की गई हैं। अध्यक्ष के तौर पर अशोक जैकब की पुनर्नियुक्ति की गई है। लेबर पार्टी की पूर्व सीनेटर लीसा सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अपना एजीआर बकाया चुकाने के लिए कितने साल का समय दिया है? तो इसका आंसर 10 साल। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2020 को टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को एजीआर भुगतान करने के लिए 10 साल का समय दिया है। बता दें कि कंपनी ने कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा था कि यदि अभी एजीआर भुगतान का आदेश दिया गया तो कंगाली की स्थिति आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 साल की राहत देने की ये अवधि 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों को 31 मार्च 2021 तक एजीआर बकाया के 10% चुकाने होंगे। वही बाकी का पैसा हर साल 7 फरवरी को एक किस्त के रूप में देना होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कोडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख रेयर इंस्क्रिप्शन की प्राप्ति हुई है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। यह दुर्लभ शिलालेख डोलोमाइट चट्टान का एक टुकड़ा है जिस पर तेलुगु भाषा में उत्कीर्ण किया गया है। यह शिलालेख 8वीं शताब्दी के आसपास का बताया जाता है, जब यह क्षेत्र रेनाडू के चोल महाराजा के अधीन था। तेलुगु चोल शासक एरिकल मुत्तुराज धनंजय वर्मा के तेलुगु शिलालेख, जिसे एर्रागुडीपाडु शासनाम के रूप में जाना जाता है, उनको वर्तमान कोडप्पा जिले में 575 ईस्वी में उत्कीर्ण किया गया था। यह तेलुगु भाषा में उत्कीर्ण सबसे पहला शिलालेख रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने घोषणा की कि वह भारत को कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगी? तो इसका आंसर है जापान। जापान सरकार ने घोषणा की कि वह भारत को कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगी। इसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा नीति का कार्यान्वयन भी शामिल होगा। यह ऋण भारत द्वारा आपातकालीन निधि के रूप में प्राप्त किया जा रहा है। नई दिल्ली में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें 15 साल के रिडेम्पशन पीरियड के साथ 0.01% प्रति वर्ष का ब्याज दे है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु राज्य में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी? तो इसका आंसर है एम वीरलक्ष्मी। तमिलनाडु राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने तमिलनाडु राज्य में 108 एम्बुलेंस में से एक एम्बुलेंस का ड्राइवर एवं भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम वीरलक्ष्मी को नियुक्त किया। तमिलनाडु राज्य में 108 एम्बुलेंस की आपातकालीन सेवाओं के लिए राज्य सरकार ने 125 करोड़ रुपए की लागत से 500 नई एम्बुलेंस राज्य को समर्पित की है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में शीर्षक स्थान पर कौन सा देश रहा? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। विश्व बैंक ने अक्टूबर 2019 में प्रकाशित हुई डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड देश शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि भारत डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में 63वें स्थान पर रहा। विश्व बैंक ने देशों के व्यापार और निवेश जलवायु की वार्षिक रैंकिंग डूइंग बिजनेस के प्रकाशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अगला प्रश्न है, स्कूबी डू के सह निर्माता का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? तो इसका आंसर है जो रूबी। स्कूबी डू कार्टून श्रृंखला के सह निर्माता जो रूबी का निधन हुआ है। उन्होंने अपने पार्टनर केन स्पियर्स के साथ मिलकर बच्चों के लिए सबसे प्रसिद्ध नाटक स्कूबी डू की शुरुआत की। वह स्कूबी डू के अमेरिकी एनिमेटर, टेलीविज़न एडिटर, लेखक और निर्माता भी थे, जिन्होंने कार्टून श्रृंखला के सभी किरदारों की आवाज़ और एक्टिंग को ऑपरेट किया था। अगला प्रश्न है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो जिसका आंसर है अबीक सरकार। आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष अबीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अबीक सरकार वर्तमान में पंजाब केसरी समूह के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे। अभी सरकार में बंगाली भाषा दैनिक आनंद बाजार पत्रिका के माध्यम से सरकार के प्रकाशनों के परिवर्तन को तीव्रता प्रदान किए हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में CSIR CMERI ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर पेड़ विकसित किया गया? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने राज्य के दुर्गापुर में CSIR CMERI की आवासीय कॉलोनी में विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री स्थापित किया था। इसे सोलर ट्री को स्थापित करने की क्षमता 11.5 किलोवाट शक्ति है, जो कि 12,000 से 14,000 सौर वृक्ष की स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बनाने की क्षमता रखता है। एक सिंगल सौर वृक्ष में कुल 35 सौर PV पैनल लगाए गए हैं, जिसमें से प्रत्येक की क्षमता 330 वाट पावर है। अगला प्रश्न है, किस देश ने सार्स बॉम्ब्स नामक हाइड्रोजन बम की गोपनीय वीडियो जारी की? इसका आंसर है रूस। रूसी परमाणु ऊर्जा एजेंसी रोटाहोम ने 40 मिनट से अधिक का दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम सार बॉम्ब का डीक्लासिफाइड वीडियो जारी किया है। इस परमाणु बम का निर्माण रूस ने 1945 में जापान के हिरोशिमा पर कहर बरपाने के लिए किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किस नाम से रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की? तो इसका आंसर है मेडबोट। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को भोजन एवं दवा पहुंचाने के उद्देश्य से मेडबोट नामक एक रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। भारतीय रेलवे डीजल रेल इंजन कारखाने के केंद्रीय अस्पताल में इस ट्रॉली का उपयोग कर रही है। कोरोना संकट के समय लोगों को
परिवहन सुविधा, खाद्य सुविधा जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए यह मेडिकल ट्रॉली काफ़ी अहम किरदार अदा कर रही है। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो फ्रेंड, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड पाने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी कौन है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर है सत्येंद्र सिंह लोहिया। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं जरूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडुकॉर्नर स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक दी गई है जहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।